हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट यूजिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वेक्टर का यूज़ करते हैं जो है PBr322। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर होते क्या हैं। वेक्टर जो व्हीकल्स की तरह हैं जो कि फॉरेन जीन्स को एक किसी दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो PBr322 की स्ट्रक्चर देखते हैं इस वेक्टर की, और फिर उसके बाद में हम ये प्रोसेस मेथड देखते हैं किस तरह से होता है। तो PBr एक प्लाज्मिड वेक्टर है। इसमें दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होती हैं। पहली है एम्पिसिलिन और दूसरी है टेट्रासाइक्लिन। तो एम्पिसिलिन में कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट होती हैं जैसे कि PST1 और PVU1। जबकि टेट्रासाइक्लिन में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट होती हैं जैसे BAMH1 और SAL1। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अब सवाल उठता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है? वो केमिकल नाइफ्स हैं। वो क्या करते हैं, जो DNA मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिक साइट्स पर काटते हैं जो उनकी रिकॉग्निशन साइट्स है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सपोज EcoR1 का लें। EcoR1 भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो ये इसकी ये साइट्स है GAATTC और ऐसे ही GAATTC। तो इसका ये रिकॉग्निशन साइट है जिसे पैलिंड्रोम सीक्वेंस भी कहते हैं। इसके राइट से लेफ्ट में आप करें और लेफ़्ट से राइट में आप स्पेलिंग करें तो सेम होती है। जैसे GAATTC, ये 5 हो गया, ये 3 ये 5 ये 3। ठीक है, तो आप 5 से 3 आप इसके स्पेल करेंगे तो GAATTC, और यहाँ पे 5 से 3 करेंगे तो GAATTC। और ये G और A के बीच में ये काटते हैं, ऐसे यहाँ पे G और A के बीच में काटते हैं। तो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस तरह के होते हैं। और दूसरा हम एग्जांपल ले लें BAMH1। BAMH1 की है GAATCC और ऐसे यहाँ पे हो गया GGATCC। 5 to 3, ये 5 to 3, ये G और G के बीच में क्लीव करते हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती हैं, तो वहाँ पर वो रिकॉग्नाइज करता है, फिर स्पेसिफिक साइट्स पर वो क्लीव करता है। तो दीज आर केमिकल नाइफ्स। ठीक है, तो इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स साइट्स होती हैं जैसे EcoR1 है और CLA1, उसके अलावा HIND3। ठीक है, तो ये इसकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की ये साइट्स हो गई। इसके अलावा ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होती हैं, और रोप, ये रोप
सीक्वेंस, रोप सीक्वेंस भी होती है। ORI में क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन होता है वो ORI से स्टार्ट होता है प्लाज्मिड का, और रोप है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ये क्या होती है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करती है जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट होती है, रोप। ठीक है, तो ये इसका हमने बेसिक डायग्राम बना दिया। यह PBR R322। अब P से मतलब होता है प्लाज्मिड, और BR है वो साइंटिस्ट के फर्स्ट नेम का इनिशियल है, जो है बोलीवर एंड रोटरी गेज, बोलीवर एंड रोटरी गेज। ठीक है, और जो 322 है वो है जस्ट लैब के द्वारा कुछ नाम सजेस्ट करा गया है, जो कि दूसरे प्लाज्मिड से डिस्टिंग्विश करता है, जो लैब ने उनकी लैब ने डेवलप किए हैं, जिससे कि डिफ्रेंशिएट किया जा सके दूसरे प्लाज्मिड, जस्ट इसे नंबर। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम चलते हैं कि जो इसका प्रोसेस है वो किस तरह से करते हैं। तो देखिए, सपोज हम टेट्रासाइक्लिन, जो इसकी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है, ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है। सपोज हम ये BAM-H1 पे काटते हैं टेट्रासाइक्लिन, तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन जीन्स इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या होता है, जो फॉरेन DNA है और जो वेक्टर DNA है वो सेम एंजाइम से, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमें काटना होगा। ये ऐसा क्यों है, अब सवाल उठता है ऐसा क्यों, क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है तो क्या होता है, वो स्टिकी साइट्स बनती हैं वहाँ पे। ठीक है, स्टिकी साइट्स बन जाती हैं। तो जब हम BAM-H1 पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे और जो हमारा फॉरेन DNA उसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्टिकी एंड्स बन जाएंगे वो क्या होता है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं और ये आपस में इंसर्ट कर जाएंगे और जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर हम ये अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटें तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स नहीं जुड़ पाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स नहीं बन पाएंगे और ये आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड बी मतलब वन, मतलब एक ही होना चाहिए दोनों के लिए, एक फॉरेन DNA के लिए जिसका हमें जीन इसमें ट्रांसफ़र करना है, जिसमें जीन हमें इसका लाइगेंट करना है, और वेक्टर DNA। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सपोज हमने BAM-H1 पे ये हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने काट दिया। ठीक है, और इसमें हमने जीन को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। अब ये रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स को हमें सेल्स में ट्रांसफ़र करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट लाइक इकोलाई में। ठीक है, तो अब इकोलाई जो ट्रांसफॉर्म सेल्स हो गई तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट से। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले हमें इसे एक जो एगर प्लेट है, एगर एक प्लेट है जिसमें एगर है और एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, उसमें हमें स्प्रेडिंग करनी होगी। इस जो भी हमारी सेल्स हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, उन्हें हमें यहाँ पे स्प्रेड करना होगा। ठीक है, फिर सपोज हम यहाँ पे कुछ सेल्स स्प्रेड करते हैं। ठीक है, फिर हम ये इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने पे सपोज हमें ये चार कॉलोनी मिलती हैं। यह है A, B, C और D। ठीक है, ये हमारी 4 कॉलोनीज हमें यहाँ पे बन गई। तो इसमें हमें है एगर प्लस एम्पिसिलिन
एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है ये हमारा। तो हम एक दूसरी प्लेट लेंगे जो कि होगी, उसमें होगा एगर और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो इस मेथड में हम करते हैं, एक वुडन ब्लॉक लेते हैं, वुडन ब्लॉक लेते हैं और उसको यहाँ से टच करते हैं, इन सेल से टच करते हैं। तो क्या होगा, जो ब्लॉक है हमारा उसके यहाँ पर सेल्स चिपक जाएंगी, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक है, यहाँ सेल्स चिपक जाएंगी। तो ये सेल्स आ गए, इस पे चिपक गई। तो अब हम इसे क्या करते हैं, इस प्लेट पे यहाँ पे टच करते हैं और टच करेंगे तो ये जो सेल्स हैं ये यहाँ पर स्प्रेड हो जाएंगी और उनकी पोजीशन सेम रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये इंक्यूबेट किया और सपोज हमें 2 कॉलोनीज मिल गई, ए और बी, जबकि सी और डी जो साइट है हमें कॉलोनी नहीं मिलती है, वहाँ पे कॉलोनी डेवलप नहीं होती है, ठीक है। ये ए है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी सी और डी साइट हैं, जो हमारी सी और डी सेल्स हैं, कॉलोनीज हैं, वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। रिकॉम्बिनेंट। और जो हमारी ए और बी सेल्स जो कॉलोनीज हैं वो है हमारी नॉन रिकॉम्बिनेंट। ऐसा क्यों, अब सवाल उठता है ऐसा क्यों। देखिए, हमने जो जीन इसमें ट्रांसफ़र करी तो हमने क्या किया, BAMH1 साइट पे क्लीव करा, ठीक है। तो BAMH1 साइट से क्या होगा, हमारा टेट्रासाइक्लिन जीन भी क्लीव हो गई, ठीक है। इस जो BAMH1 साइट पे हमने डाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हमारा क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है वो भी क्लीव हो गई। तो जो भी हमारा इंसर्ट इसमें आया है, तो अब क्या होगा, जो भी फिर क्या होगा वो उसमें हमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस नहीं मिलेगा, मतलब वो टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव होंगी। तो रिकॉम्बिनेंट सेल्स आर, ये हो गया एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस हो गया और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गई, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स हमारी हो गई एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो जो भी जो भी हमने इसमें जीन्स डाला तो हमें टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिव हो गई यहाँ पर, ठीक है। इनएक्टिव हो गई तो इसका मतलब उसमें टेट्रासाइक्लिन जो रेसिस्टेंस जीन नहीं मिलेगी, मतलब वो टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव होगी, वो मतलब टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसमें ग्रो नहीं करेंगी। तो आप, और एम्पिसिलिन तो हमारी जो जीन्स है वो तो एज इट इज़ है, उसमें तो हमने कुछ करा ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो सी और डी कॉलोनीज हैं वो क्या होता है, वो एम्पिसिलिन, वो एगर प्लस टेट्रासाइक्लिन, तो इसमें तो ग्रो नहीं होती हैं, जब बल्कि जो एम्पिसिलिन डाला उसमें ग्रो हो जाती हैं, जबकि ए और बी कॉलोनीज हैं वो एगर
में भी ग्रो होती हैं, एगर प्लस एम्पिसिलिन, और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो होती हैं, क्योंकि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं, क्योंकि ना तो इनमें एम्पिसिलिन क्लीव हुआ है, ना इनमें BAMH1 वो टेट्रासाइक्लिन क्लीव हुआ है, तो उसमें दोनों ही रेसिस्टेंस है, इसलिए ये एम्पिसिलिन में भी ग्रो होंगी और टेट्रासाइक्लिन में भी। जबकि जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स है वो एम्पिसिलिन में तो ग्रो होगी, बट टेट्रासाइक्लिन में ये ग्रो नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस मेथड में, क्या ये तो बहुत ही टीडियस काम है और ये बहुत ही लेंदी काम है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो प्लेट लेनी पड़ती हैं, एक तो एम्पिसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन, और फिर उसके इनक्यूबेट करने में टाइम लगता है, तो इसे टीडियस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारा दूसरा मेथड है, जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसमें क्या होता है, सिंगल स्टेप में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में। तो उसमें हम यूज़ करते हैं एक पग वेक्टर होता है, जिसका नाम है पग वेक्टर, वो भी प्लाज्मिड से ही ड्राइव किया हुआ है, यह पगेट वेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके हम स्ट्रक्चर बनाएं। तो इसमें भी एम्पिसिलिन एक रेसिस्टेंस होता है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन होता है, और दूसरा इसमें होता है एक लैक जेड जीन्स। ठीक है, लैक जेड जीन्स क्या काम करती हैं, ये बनाती हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है। लैक जेड जीन्स होती है, ये लैक जेड जीन्स है और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है। ठीक है, और इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, जैसे कि इसमें इको R1 और इसमें है हिंद थर्ड, स्मा 1 और इसमें बैम H1 साल 1 PST1। ठीक है, तो ये कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं इसमें लैक जेड जीन्स में। ठीक है, और ओराई तो होता ही है, उसके बिना तो रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये PUC8 है, ये भी साइंटिस्टों ने डेवलप किया है, उसको मॉडिफाई किया है, जो प्लाज्मिड जो वेक्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि जो लैक जेड जीन्स होती है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है ये। इसमें हमें एगर प्लेट लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालते हैं, प्लस उसमें एक्स गैल एक सबस्ट्रेट है वो डाल देते हैं। तो इसका काम क्या, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है ये। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ऐसे सबस्ट्रेट जो कलर देते हैं रिएक्शन होने पे। तो ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। तो ये क्या करता है, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज
एंजाइम के साथ मिलकर ये क्या होता है, ब्लू कलर देता है। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स गैल के साथ मिलता है तो ये ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम इस वेक्टर के थ्रू फ़ायदा उठाते हैं। क्या है फिर, तो सपोज़ हमें कोई जीन ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए उसके जीन्स ट्रांसफ़र करनी है हमें। ठीक है, तो हम सपोज़ लेते हैं ECOR1 रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम साइट लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पगेट को भी ECOR1 साइट से क्लीव करना पड़ेगा और जो फॉरेन डीएनए है उसको भी ECOR1 साइट से क्लीव करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि स्टिकी साइट्स बन जाए, जैसा कि मैंने पहले आपको डिस्कस करा। ठीक है, जब स्टिकी एंड बन जाएंगे तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर इनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सेल्स में और फिर इन्हें हम यहाँ पे स्प्रेड करेंगे एगर प्लेट में। तो स्प्रेड करते हैं तो सपोज़ हमें कुछ सेल्स मिलती हैं, ठीक है, तो ये कुछ सेल्स कॉलोनी है, ये हैं कुछ ब्लू कलर, कुछ है वाइट कलर। ठीक है, तो वाइट कलर सेल्स ही क्या है, हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं। रिकॉम्बिनेंट्स हैं, जबकि जो ब्लू कलर है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं। अब सवाल उठता है ऐसा कैसे। देखिए, जब भी हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं, लैगजेड जीन्स इसे काटती है, फिर फॉरेन डीएनए को काटती है, फिर इसमें हमने इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ECOR1 साइट पे। ठीक है, तो लैगजेड जीन्स क्लीव हो गई, तो लैगजेड जीन्स क्लीव हो गई, इसका मतलब वो इनएक्टिव हो गई। जब ये इनएक्टिव हो जाएगी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम भी नहीं बनेगा, और जब एंजाइम नहीं बनेगा तो ये एक्स गैल के साथ रिएक्शन करके वो ब्लू कलर नहीं देगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला वाइट सेल्स है वो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं, मतलब उसमें लैगजेड जीन्स इनएक्टिव है, मतलब उसमें जो इंसर्ट उसमें आ चुका है जो वेक्टर में। और जबकि जो ब्लू कलर सेल्स हैं उसमें वो मैंने बोला नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स है, मतलब उसमें जो वेक्टर है, जो वेक्टर में जो इंसर्ट है वो अटैच नहीं हुआ है। इसकी वजह से तो लैगजेड जीन्स वो इंटैक्ट है, और उसकी वजह से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम भी बनता है, और जो कि फिर एक्स गैल के रिएक्शन से फिर वो ब्लू कलर देता है, तो ये ब्लू कलर है। तो ठीक है, तो ब्लू कलर वाली नॉन रिकॉम्बिनेंट हुई और वाइट कलर वाली ये हमें रिकॉम्बिनेंट सेल्स हुई। तो ये सिंगल एक प्रोसेस है, इसमें सिंगल स्टेप में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को। ठीक है, तो आज हमने लेक्चर में पहले हमने जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के थ्रू रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स कॉलोनीज़ को हमने डिफ्रेंशिएट करना बताया PBr 322 वेक्टर के थ्रू, और दूसरा हमने जो है वो पगेट एक वेक्टर के थ्रू हमने सिंगल स्टेप में ही रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफ्रेंशिएट करना बताया, सिलेक्शन बताया इन सिंगल स्टेप। इस मेथड को हम बोलते हैं ब्लू वाइट सिलेक्शन, या इसे हम बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ठीक है, क्योंकि इंसर्ट करने पे वो इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो आज हमने ये दो मेथड सीख लिए रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।
तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।